निवेशकों के पास अपना रिस्क कम करने का एक ही तरीका है कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि लार्ज कैप में भी पैसा लगाओ, मिड कैप में भी लगाओ, स्मॉल कैप में भी लगाओ। स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करने के पहले मेरी सलाह होगी कि अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, अपना SIP शुरू कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप फंड से शुरू मत कीजिए। अब वैल्यू रिसर्च पे लोग आते हैं, 3 महीने 6 महीने का रिटर्न देखते हैं और जहाँ पे सबसे अच्छा प्रदर्शन है, जहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला, वहाँ लगाते हैं। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ समय से स्मॉल कैप फंड्स को लेके लगातार चर्चा हो रही है, उसमें गिरावट है और उसको लेके लोगों के बीच इस बात को लेके डर बना हुआ है कि अब क्या इसमें निवेश करना सही है। मिक्स्ड फीलिंग है, कुछ लोगों को लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ लोग डरे हुए हैं। और आज इसी को समझेंगे धीरेन्द्र कुमार से कि आखिरकार मार्केट के इस शोर के पीछे की एक्चुअली वजह क्या है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। पहला प्रश्न जो मेरे मन में आता है वो ये कि क्या इस समय जो स्मॉल कैप फंड्स को लेके जो ये पूरी चर्चा चल रही है, क्या ये पानी के बुलबुले की तरह है या फिर एक सस्टेनेबिलिटी है इसमें कि हम इसमें निवेश कर सकते हैं लंबे समय के लिए? नहीं, सबसे पहले निवेशकों को समझना चाहिए कि स्मॉल कैप फंड है क्या, लगाते कहाँ हैं ये, और ये डर कहाँ से है, या डर कहाँ से आ रहा है, या आपको डरना क्यों चाहिए या क्यों नहीं डरना चाहिए। स्मॉल कैप फंड्स 2/3 पैसा छोटी कंपनियों में लगाते हैं। और छोटी कंपनियां कौन सी हैं? भारत में जितनी भी कंपनी हैं उनको हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस हैं, उसमें डिफाइन किया हुआ है कि जो 100 बड़ी कंपनियां हैं उन्हें लार्ज कैप कहा जाता है, अगली 150 कंपनी को मिड कैप कहा जाता है, और उसके बाद जितनी भी कंपनी है वो सब स्मॉल कैप हैं। और ये जो छोटी कंपनियां हैं, जो शुरुआती सबसे बड़ी 250 कंपनी को छोड़ करके जो है वो करीब 4,500 कंपनियां लिस्टेड हैं। और उसमें से अगर आप देखें कि जो कौन सी कंपनी रोज़ ट्रेड होती है 90% दिनों में, तो वैसी करीब 3500 कंपनी है। तो छोटी कंपनियों का जो तादाद है वो 3500 कंपनी है। उसमें जो सबसे छोटी कंपनी वो 400-500 करोड़ की है। जो मीडियन है वो करीब 7,500 करोड़ का उसका कैपिटलाइजेशन है। और ये जो छोटी कंपनियां हैं ये सचमुच में वल्नरेबल होती हैं। अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न आया, कुछ हुआ, तो ये कंपनी अपने आप को नहीं संभाल पाएंगी या डाउनटर्न में को नहीं विथस्टैंड कर पाएंगी, झेल नहीं पाएंगी। और कोई भी छोटी कंपनी ज़्यादा रिस्की हो सकती है। लेकिन उस रिस्क के अलावा अभी जो रिस्क हुआ है कि पिछले 2-4 साल में जब से बाजार चलना शुरू हुआ, जब से कोविड के बाद से बाजार चलना शुरू हुआ 2020 के बाद, गिरावट के बाद, उसके बाद बहुत सारे आम निवेशकों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। और निवेशकों का फेवरेट जो आप कहिएगा शौक है या जिस तरह से वो निर्धारित करते हैं कि उनको पैसा कहाँ लगाना चाहिए, हाल फिलहाल जहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है उसमें वो पैसा लगाते हैं। वैल्यू रिसर्च पे लोग आते हैं, 3 महीने 6 महीने का रिटर्न देखते हैं और जहाँ पे सबसे अच्छा प्रदर्शन है, जहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला, वहाँ लगाते हैं। और ये नहीं देखते हैं कि फंड करता क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों इसमें लगाना चाहिए। और छोटी कंपनियों में जब पैसा ज़्यादा बना, लोगों ने लगाया, और जब लोगों ने लगाया और जब पैसा बना तो और लोगों ने लगाया, तो ये एक फुलफिलिंग प्रोफेसी बनता चला गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो हाल फिलहाल पिछले 2-4 साल में जो बहुत सारे भारतीय निवेशक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू किए हैं, उनका कुल निवेश ही स्मॉल कैप में है। और उन लोगों के लिए जो बहुत मुनाफे पे बैठे हैं, जिन्होंने 4 साल पहले किया था, उन्हें तो खास चिंता नहीं है। लेकिन जिन्होंने 6 महीने पहले किया था उन्हें वो काफ़ी चिंतित होंगे। और चिंतित होना काफ़ी वाजिब है। आपको दिखता है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिटर्न के लिए पैसा लगा रहे थे, जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को रिटर्न मिला भी, वहाँ इस रफ्तार से गिरता है। पिछले 3 महीने में ये फंड 12-14% गिर चुके हैं और लोगों को इसका एक्सपीरियंस नहीं है। लोगों ने इस तरह के, और स्मॉल कैप में इस तरह का गिरावट होता है, कभी कभी तो इतना ज़्यादा गिरावट होता है कि 65-70% की गिरावट 2008 के बाद देखी गई थी स्मॉल कैप्स में, कि आपका लगा हुआ 100 रुपया घट करके 35 रुपया हो जाए या घट के 25 रुपया हो जाए। तो अभी तो वैसा निवेशकों ने नहीं देखा है। लेकिन ये जो स्मॉल कैप कंपनियों का जो गिरावट है, ये दो तरीके का रिस्क है। एक तो कि छोटी कंपनियां में पैसा लगाना रिस्की है, लेकिन अगर आप एक अच्छी छोटी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वो रिस्की नहीं है, क्योंकि वो कंपनी संभल पाएगी, देख पाएगी। और जब वो कंपनी बढ़ती है तो छोटी कंपनी ज़्यादा रफ्तार से बढ़ सकती है, बड़ी हो सकती है एक बहुत बड़ी कंपनी के तुलना में। और दूसरा रिस्क है शेयर खरीदने का रिस्क, कि जब वो आप छोटी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और उसका जो ओनरशिप है वो ब्रॉड बेस्ड नहीं है,
उसके जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास 40-50 अच्छी कंपनियों का जो स्टेक है प्रोमोटर्स का, वो 50-60% ओनर प्रोमोटर्स के पास होता है, बाकी पैसा छोटे निवेशकों के पास होगा। म्यूचुअल फंड के पास कम है, और जब म्यूचुअल फंड के पास अगर रिडेम्पशन आता है और जब वो कभी वो स्टॉक बेचते हैं, तो छोटी कंपनियों के बड़े तादाद में स्टॉक बेचने से उसमें भारी गिरावट आती है, और वही हम लोग देख रहे हैं। छोटी कंपनियों का जो स्टॉक है वो बाज़ार में ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, क्योंकि उसका सप्लाई कम है। जब इसी वजह से छोटी कंपनियों का दाम रफ्तार से बढ़ता भी है और इसी वजह से गिरता भी है, और यही नतीजा, इसी वजह से लोग चिंतित होंगे। लेकिन मेरी लोगों को सलाह ये होगी कि सबसे पहले आप देखिए कि आपका पैसे का कितना भाग स्मॉल कैप में लगा हुआ है। क्या ये 100% है? तब आपको चिंतित होना चाहिए, क्योंकि अगर इस गिरावट से आपका नींद उड़ रहा है तो ये हो सकता है शुरुआत हो, और अगर ये आपके पूरे पोर्टफोलियो का 15-20-25% भाग है तो आप निश्चिंत रहिए। ऐसा समय आता है और ये सारा धाराशायी नहीं होगा, और 5-10 साल में अगर लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपना SIP कर रहे थे तो जारी रखें, देखें कि स्मॉल कैप में उनका पैसा 1/4 से ज़्यादा न लगा हो, और ऐसे समय में और अभी भी उनका पैसा 5-10 साल उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर अब भरसक हो सके तो इस समय अपना जो निवेश का जो रकम है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें सर जो चर्चा हो रही है उसमें लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न जो ये निकल के आ रहा है कि क्या इस वक्त स्मॉल कैप के निवेश में हमें बना रहना चाहिए या अपना फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? जैसा मैं कह रहा था कि अगर आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है और वो स्मॉल कैप फंड में है, और आपको परेशानी हो रही है, इस गिरावट को आप नहीं विथस्टैंड कर पाते हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आप चिंतित हो रहे हैं, तो आपको नहीं रखना चाहिए। अगर ये आपके पूरे पैसे का 1/4 है, 1/5 है, 20% है, आपके पास 5 फंड है या 4 फंड है जिसमें से एक स्मॉल कैप है, तो अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। अगर आपके पास 5-10 साल अभी आगे भी भविष्य में भी इस पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रूर बने रहिए और निवेश अपना जारी रखिए। अगर 1-1.5 साल के बाद इस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, निकाल लीजिए अगर आप मुनाफे में हैं तो। इसमें सर स्मॉल कैप के वैल्यूएशन को देखते हुए क्या निवेशकों के लिए लार्ज कैप एक बेटर बेट हो सकता है, एक अच्छा विकल्प हो सकता है? निवेशक जिस वजह से घबरा रहे हैं वो घबराहट आपकी स्मॉल कैप में कम नहीं हो, लार्ज कैप में कम नहीं होगी। उसका कारण ये है कि डोमेस्टिक स्मॉल कैप के गिरने का कारण अलग है। जब ढेर सारे निवेशक अगर छोटी कंपनियों का शेयर बेचते हैं तो वहाँ पे गिरावट ज़्यादा दिखती है, क्योंकि उस समय वो उसका इक्विटी बेस बड़ा नहीं है। जब वो बेचते हैं तो ख़रीदार अगर नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा दाम गिरता है। बड़ी कंपनियों के गिरने का कारण कुछ और ही है। जब वहाँ पे बेचते हैं, जब वहाँ पे बिकवाली आती है या वहाँ पे जब सेलिंग देखा जाता है, तो उसके अधिकतर निवेशक जो हैं, जो बेचने वाले हैं, वो FIIs हैं, वो बड़ी तादाद में बेचते हैं, वो बहुत बड़े निवेशक हैं। तो पिछले दिनों जब भी हमने कभी बड़ी गिरावट देखी है तो वहाँ पे लार्ज कैप में उसी तरह की गिरावट देखी गई है। तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप कंपनियों के नज़रिए से देखा जाए तो कुछ कंपनियां रिस्की होंगी और बहुत सारी कंपनियां रिस्की नहीं हैं। और मुझे लगता है कि जो 4600 कंपनी का जो यूनिवर्स है, जिसमें से करीब 3500 कंपनी एक्टिवली ट्रेड होती है, और म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल 600 कंपनियों में ही है। तो ये जो यूनिवर्स है, मुझे लगता है कि रिलेटिवली बेटर क्वालिटी, इसमें सारी कंपनियां सारी अच्छी नहीं होंगी, लेकिन उस 4500 कंपनी में से ये 600 कंपनियों में ही म्यूचुअल फंड पैसा लगाती हैं। तो वहाँ पे एक बेसिक क्वालिटी का फ़िल्टर ज़रूर अप्लाई होता है। फंड मैनेजर ज़रूर लगाने के पहले पूछता है, देखता है, जानता है कि ये कंपनी क्या है, क्योंकि वो जो 4500-4600 कंपनी का जो यूनिवर्स है, जिसमें कि आम निवेशक छोटी कंपनियों में लगाता है, वो हो सकता है कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, केवल कागज़ पर करती हो। और तो ये जो रिस्क है वो काफ़ी कम है, अलग तरीके का रिस्क है। और बड़ी कंपनियों में लगाने से ये, अगर आप उतार चढ़ाव से बचने के लिए कर रहे हैं तो शायद वो गारंटी नहीं है। लेकिन निवेशकों के पास अपना रिस्क कम करने का एक ही तरीका है कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि लार्ज कैप में भी पैसा लगाओ, मिड कैप में भी लगाओ, स्मॉल कैप में भी लगाओ, हर सेक्टर में लगाओ, और आप धीरे धीरे लगाएं और कम समय का पैसा कभी मत लगाइए। स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए आपने रिस्क की बात की सर, कौन से बड़े रिस्क हैं उनके? लिक्विडिटी रिस्क काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो रिस्क बहुत बड़ा है। वो आम निवेशक का जो म्यूचुअल फंड के ज़रिए लगाता है उसका रिस्क उसमें काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप 50 करोड़ रुपए लगा रहे हैं और किसी कंपनी, छोटी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो जब आप बेचने जाइएगा तो आपके लिए बेचना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में 5000, 10,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख रुपया जब लगाते हैं
तो भले ही अंडरलाइंग स्टॉक का लिक्विडिटी कुछ भी हो, म्यूचुअल फंड तो आपको 3 दिन के बाद पैसा दे देता है। तो आप इस रिस्क को काफ़ी बेहतर तरीके से, उसके अलावा जो छोटी कंपनियों का रिस्क है कि वो 4600 कंपनी है जिसमें कि आप पैसा, जो यूनिवर्स है जिसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड केवल 600 कंपनी में लगाती है। और अच्छी म्यूचुअल फंड उसमें से भी घटा करके 50, 100, 150, 200 जो सबसे बड़ी स्मॉल कैप फंड है, उसका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो करीब 250 कंपनी का है, जो कि 650 कंपनी को भी घटा करके, तो उसमें से ऐसा संभव है कि उस पोर्टफोलियो में भी बहुत सारी कंपनी लिक्विड हो जाए, ऐसा संभव है कि उसमें से भी बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाए। लेकिन ये जो डाइवर्सिफिकेशन का जो फ़ायदा है, मुझे लगता है कि इसका छोटे निवेशकों को इसका सीधा फ़ायदा मिलता है। और ये जो 15 साल, 20 साल, 25 साल का जो रिटर्न है जी, जो स्मॉल कैप का जो आप देखते हैं, और ये जो 1.5 गुना रिटर्न आपको मिलता है लार्ज कैप की तुलना में, ये इसी का प्रीमियम है। इस रिस्क लेने का ये के एवज़ में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें बने रहिए, इस तरह के समय में आप अपना पैसा लगाते रहिए, भरसक आप अपना रकम जो लगाते हैं उसको बढ़ा पाएँ। इसका मतलब ये कि गेम में बने रहना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, आखिर में ये बता दीजिए कि आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप में किस तरह से निवेश करना चाहिए? स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करने के पहले मेरी सलाह होगी कि अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, अपना SIP शुरू कर रहे हैं, तो स्मॉल कैप फंड से शुरू मत कीजिए। जब आपका पैसा मल्टी कैप फंड में लग जाए, 2-3 साल आप जब उतार चढ़ाव को आप देख लें, तब स्मॉल कैप में लगाइए और देखें कि ये आपके पूरे पैसे का 15-20%, 25% से ज़्यादा ना हो, ताकि आप ज़्यादा रिस्क, उतार चढ़ाव झेलने के लिए तैयार हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, एक्सपीरियंस भी हो चुका है जी। और जब भी आप इस तरह के बाज़ार का सामना करेंगे तो आप घबराहट में अपना पैसा निकालेंगे नहीं। और दूसरा कि जब आप स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाते हैं, जब आप स्मॉल कैप फंड का चुनाव करें तो देखिए कि कम से कम 5-7 साल के लिए की अवधि के लिए वो पैसा लगे। दूसरा कि सारे स्मॉल कैप फंड अलग अलग तरीके के हैं। जब हम लार्ज कैप फंड की बात करते हैं तो वो 50 फंड जो कि लार्ज कैप दिखते हैं, अधिकतर में 80% का ओवरलैप है। अच्छा, सारा फंड एक दूसरे जैसा ही लगता है, लेकिन स्मॉल कैप में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ फंड छोटा है, कुछ फंड बहुत बड़ा है। जो बहुत छोटा है वो अलग तरीके से मैनेज होता है, 40-50 स्टॉक के पोर्टफोलियो से। कोई बहुत बड़ा है तो वहाँ पे 250-300 स्टॉक का पोर्टफोलियो देखा जाता है। स्मॉल कैप फंड में भी फंड मैनेजर के पास आज़ादी है कि वो 2/3 पैसा स्मॉल कैप कंपनियों में लगाए, बाकी 1/3 वो कहीं और लगा सकता है। और कहीं और जो लगाता है वो लार्ज कैप भी होता है, क्योंकि लिक्विडिटी की ज़रूरत के लिए वो बड़ी कंपनियों में पैसा लगाता है, स्टेबिलिटी के लिए वो। तो एक तो बारीकी से आप देखिए कि आप किस तरह के स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हैं। SIP के ज़रिए ही लगाइए, 5-7 साल के समय से लगाइए, और ये आपके पूरे पैसे का एक बड़ा भाग नहीं है, तो आपको घबराहट नहीं होगी। आपका बहुत धन्यवाद सर, हमारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। धन्यवाद आपका। तो आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि देखिए, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बदलाव की बात हो या उसमें एज इट इज़ बने रहने के, इट्स ऑल अबाउट फंडामेंटल्स एंड डिसिप्लिन। और एक बात हम हमेशा आपसे कहते हैं, अगर इसके बाद भी अपने निवेश की प्लानिंग को लेके कोई सवाल मन में हो तो अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।